बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया यूट्यूब चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है बीएमसी वीटीसी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज
मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। भूगोल पाठ 1 पृथ्वी और रेखा जाल। यह है हमारी कक्षा छठी की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का मुख पृष्ठ और मल पृष्ठ या पश्च पृष्ठ। किसी भी पुस्तक का मुख पृष्ठ उस पुस्तक के पूरे घटकों का एक आईना होता है। और इस अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देख रहे हैं पृथ्वी का ग्लोब लिए हुए दो बच्चे, और बहुत ही खुश हैं वो बच्चे। वो यानी हम कक्षा छठी की अपनी इस भूगोल की पुस्तक में पृथ्वी के ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके पश्च पृष्ठ पर बहुत सारे छायाचित्र दिए हुए हैं जो आपके पाठ के विभिन्न घटकों से संबंधित हैं। और मैं हूं आपका ग्लोबी, आपका फ्रेंड। पूरी किताब में आपके साथ साथ चलूंगा और आपसे बहुत कुछ बातें करता रहूंगा। पाठ पहला, पृथ्वी और रेखा जाल। मैं ग्लोबी। पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था, इसकी एक झलक हम शुरू की 2 स्लाइड में देखेंगे। पृथ्वी के ऊपर प्रति एक अंश की दूरी के अनुसार कुल 181 अक्षांश रेखाएं बनाई जा सकती हैं। बच्चों, यदि आपने गणित में चांदा का उपयोग किया होगा, जिसमें हम 1 से लेकर 180 अंश तक के कोण बनाते हैं, और उसी तरह यहाँ पर हम 2 चांदे को यदि एक साथ मिला दें तो हम पृथ्वी के स्वरूप की एक कल्पना कर सकते हैं। आप उसको साकार देख सकते हो कि किस तरह से हम पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, वो किस तरह से काम करती हैं या उनकी संकल्पना कैसी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 0 अंश की विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। 1 से 90 अंश उत्तरी गोलार्ध की 90 अक्षांश रेखाएं, और उसी तरह 1 से 90 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, यानी दक्षिणी गोलार्ध की रेखाएं, ये भी 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 1 से लेकर 90 तक, दक्षिणी गोलार्ध में 1 से लेकर 90 तक, और 0 अंश की विषुवत रेखा, कुल मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं बनाई जा सकती हैं। कैसे बनाई जा सकती हैं, आइए देखते हैं। यह है विषुवत रेखा जो पृथ्वी के मध्य भाग से गुजरती है और विषुववृत्तीय प्रतल के आधार पर यह पृथ्वी के परिधि से कोण बनाती है। अब हम यहां देख रहे हैं ये 10 डिग्री अक्षांश, उसी तरह से 20 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री अक्षांश। अब हमें यहाँ पर बोलते समय बच्चों ये ध्यान देना पड़ेगा कि यह उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए हर बार यहाँ पर उत्तरी अक्षांश का उपयोग करना आवश्यक होता है। 50 अंश उत्तरी अक्षांश, 60 अंश उत्तरी अक्षांश, 70 अंश उत्तरी अक्षांश, 80 अंश उत्तरी अक्षांश, और यह 90 अंश यह उत्तरी अक्षांश। उसी तरह से हम देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में 10 अंश दक्षिणी गोलार्ध, 10 अंश दक्षिणी अक्षांश, 30 अंश दक्षिणी अक्षांश, 40 अंश दक्षिणी अक्षांश, 50 अंश दक्षिणी अक्षांश, 60 अंश दक्षिणी अक्षांश, 70 अंश दक्षिणी अक्षांश, 80 अंश दक्षिणी अक्षांश, और 90 अंश। इस तरह से हम देखते हैं कि यह अक्षांश रेखाएं बनती हैं, और इन्हीं के आधार पर
जैसे इस चांदे में हमने देखा, इसी तरह के आधार पर पृथ्वी के भूगोलक पर यह रेखाएं खींची गई हैं। अक्षांश रेखाओं का मूल्य और वाचन। अक्षांश रेखाओं के मूल्य बताते समय यह बताना आवश्यक होता है कि वे अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में हैं अथवा दक्षिणी गोलार्ध में हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं का उल्लेख 5 अंश उत्तर, 15 अंश उत्तर, 30 अंश उत्तर, 50 अंश उत्तर। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 5 अंश दक्षिण, 15 अंश दक्षिण, 30 अंश दक्षिण, 50 अंश दक्षिण, इस प्रकार उल्लेख करते हैं। हेलो, मैं ग्लो बी। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे देशांतर रेखा, अक्षांशों और रेखांशों के मूल्य की वाचन प्रणाली और रेखा जाल का उपयोग। विषुवत वृत्तीय प्रतल और विषुवत रेखा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं बनाई जा सकती हैं और इसी तरह प्रत्येक अंश पर अर्धवृत्त बनाए जा सकते हैं और इन अर्धवृत्तों को ही हम देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। शून्य देशांतर को प्रमुख देशांतर रेखा कहते हैं। इस देशांतर से अन्य देशांतरों की कोणीय दूरी अंश में बताई जाती है, अतः इन्हें रेखांश कहते हैं। पृथ्वी का मानचित्र। यह है 0 देशांतर रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 समान गोलार्धों में बांटती है। एक है पश्चिमी गोलार्ध और दूसरा है पूर्वी गोलार्ध, और हमारा भारत देश पूर्वी गोलार्ध में आता है। और यदि हम उत्तर दक्षिण गोलार्ध की तरफ से देखें तो हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में आता है। 0 अंश देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा को 0 अंश पूर्व देशांतर रेखा अथवा 180 अंश पूर्व देशांतर रेखा या 0 अंश पश्चिम देशांतर रेखा, 180 अंश पश्चिम देशांतर रेखा इस तरह नहीं कहा जाता। इन्हें केवल 0 देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा ही कहा जाता है। देशांतर रेखाओं का मूल्य बताते समय पूर्वी गोलार्ध में 10 अंश पूर्व, 15 अंश पूर्व, 30 अंश पूर्व, 150 अंश पूर्व तथा पश्चिमी गोलार्ध में 5 अंश पश्चिम, 15 अंश पश्चिम, 30 अंश पश्चिम, 150 अंश पश्चिम इस प्रकार किया जाता है। 0 अंश देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा तक की सभी देशांतर रेखाएं भूगोलक पर एक दूसरे के सामने आती हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, 0 अंश देशांतर रेखा जिसे हम प्राइम मेरिडियन या मुख्य देशांतर रेखा कहते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट में हम देख रहे हैं विपरीत में 180 अंश देशांतर रेखा। उसी तरह हम देखते हैं और उदाहरण 120 अंश देशांतर रेखा के बिल्कुल विपरीत में हम देख रहे हैं 60 अंश देशांतर रेखा। तो बच्चों, यह बात हमेशा ध्यान में रखो कि दो आमने सामने की देशांतर रेखाओं का योग हमेशा 180 अंश होता है। अब हम चूंकि मानचित्र में देखते हैं, वो फ्लैट मानचित्र होता है, 2D मानचित्र होता है, तो उसमें हमें इस तरह से दिखाई समझ में नहीं आता। लेकिन यदि हम उसी चित्र को गोल कर लें, गोलाई में लपेट लें, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो गोल है, तो यदि उसे हम गोल कर लें तो हमें समझ में आता है कि परस्पर आमने सामने की जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये इनका योग 180 अंश होता है। इतनी विशाल आकार वाली पृथ्वी पर स्थित स्थानों को सटीक रूप से केवल अक्षांशों और देशांतर रेखाओं द्वारा ही बताया जा सकता है। पृथ्वी हमें जितनी छोटी एक ग्लोब में दिखाई देती है, वास्तव में तो पृथ्वी वैसी है नहीं। पृथ्वी का आकार तो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इतनी बड़े आकार की पृथ्वी पर सभी स्थानों की सटीक लोकेशन बताना, यह केवल अक्षांशों और रेखांशों द्वारा ही संभव हो सकता है। यह है पृथ्वी का ग्लोब और इस पर कुछ खड़ी रेखाएं खींची गई हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं,
ऊपर से लेकर नीचे तक आती हुई। और हम देखते हैं कि इन रेखाओं में बीच में रेखाएं जो हैं ये चौड़ी दिखाई दे रही हैं, और जैसे जैसे ऊपर की ओर या दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की ओर जा रही हैं, इनके बीच का अंतर कम होते जा रहा है। और यहाँ पर दूसरे ग्लोब में हम देख रहे हैं, इस ग्लोब पर भी कुछ रेखाएं खींची गई हैं, पर यह रेखाएं आड़ी रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं, जिन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और यहाँ पर हम क्या खासियत देखते हैं कि यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के बीच में सभी जगह दूरी या अंतर एक समान होता है। अब किसी भी अक्षांश रेखा को आप देख लीजिए तो परस्पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है या जो अंतर है वो पूरे गोलार्ध पर समान रहता है। तो किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है। किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान नहीं होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच। पृथ्वी तल पर समीप के कोई भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, तथा विषुवत रेखा पर समीप के किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक 111 किलोमीटर के बीच वाले स्थानों की अचूक स्थिति समझाने के लिए अंशों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना पड़ता है। बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप। हमें इन अक्षांशों को घड़ी की सहायता से हम बांटते हैं। 111 किलोमीटर के बीच वाले स्थानों की अचूक स्थिति बताने के लिए अंशों को छोटी छोटी इकाइयों में बांटना पड़ता है, क्योंकि एक साथ में तो हम इन्हें गिन नहीं सकेंगे, माप नहीं सकेंगे, इसलिए इन्हें अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया गया है। अंश का यह विभाजन मिनट इकाई में और मिनट का विभाजन सेकंड इकाई में किया जाता है। अक्षांशों और रेखांशों के मूल्य अंश, मिनट, सेकंड इकाइयों में बताने का सिस्टम है। इसमें अंश के 60 हिस्से होते हैं और प्रत्येक हिस्सा 1 मिनट का होता है। इसी तरह प्रत्येक मिनट के 60 हिस्से होते हैं और प्रत्येक हिस्सा 1 सेकंड का होता है। ये मूल्य चिन्हों द्वारा इस प्रकार दर्शाए जाते हैं: अंश, अंश, मिनट और सेकंड। कोई भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अक्षांश रेखाओं के अनुसार बदलती जाती है। हम सब जानते हैं पृथ्वी का आकार गोल है, और इसी गोल आकार होने की वजह से विषुववृत्त के पास भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है, और ज्यों-ज्यों यह रेखाएं ध्रुवों की तरफ बढ़ती हैं, इनके बीच की दूरी कम होते जाती है और ध्रुवों पर पहुंचकर यह दूरी शून्य रह जाती है। तो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के यानी पास पास की दो देशांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब जैसे जैसे यह ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, तो उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पर इनकी दूरी 102 किलोमीटर होती है। उसी तरह मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में इनके बीच की दूरी 102 किलोमीटर होती है। आर्कटिक वृत्त के पास परस्पर इनके बीच की दूरी 44 किलोमीटर रह जाती है, तो अंटार्कटिका वृत्त के पास इनके बीच की दूरी घटकर 44 किलोमीटर हो जाती है। अब जब ध्रुवों पर ये रेखाएं पहुंचती हैं, देशांतर रेखाएं, तो इनके बीच कोई अंतर नहीं होता। यह 0 किलोमीटर देशांतर रेखाएं, क्योंकि यह खड़ी रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, और जब इनमें मिलती हैं अक्षांश रेखाएं, आड़ी रेखाएं, तब क्या बनता है? तब बनता है रेखा जाल। अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के एक साथ जुड़ने से पृथ्वी के ग्लोब पर
रेखा जाल की निर्मित होती है और इस रेखा जाल का उपयोग पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए होता है। बच्चों, क्या आपने रेंगल द्वीप का नाम सुना है? नहीं सुना है तो आइए हम देखते हैं इस मानचित्र में कहाँ है रेंगल द्वीप। यह है रशिया के पास छोटा सा एक आइलैंड द्वीप, रेंगल द्वीप। भौगोलिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना प्रणाली, जिसे हम GIS सिस्टम कहते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक तरह से यह भूज्ञान की सूचना प्रणाली होती है, यानी भौगोलिक सूचना के आधार पर विश्व के बारे में जानकारी मिलती है इस सिस्टम के द्वारा। तो इस तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी पर स्थान निश्चित करने के लिए अक्षांश और रेखांश का उपयोग होता है और वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी ने इसका अत्यंत प्रभावी ढंग से उपयोग किया है, जिसका एक उदाहरण है GIS सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह उपग्रहों के द्वारा भौगोलिक स्थान के बारे में निर्धारण करना, सटीक निर्धारण करना संभव हो पाया है और इस जो प्रणाली इसके लिए उपयोग में लाई जाती है वो है GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा है GPS सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हमने इसे अपने गूगल मैप में भी देखा है, अपने मोबाइल पे भी कई बार आपने देखा होगा। स्थान निर्धारण करने के लिए इसका बहुत ही तेजी से उपयोग हो रहा है आजकल। गूगल मैप इंटरनेट पर हम देखते हैं, मोबाइल में आपने देखा है, कई बार यदि हम गाड़ी में बैठते हैं, कार में या टैक्सी में, तो वहां पर डायरेक्शन देखने के लिए जगह का स्थान कौन सा स्थान किस जगह पर है, उसके एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल मैप भी किस सिस्टम पे काम करता है? यह भी अक्षांश और रेखांश के आधार पर ही काम करता है। इसके अलावा विकीमैपिया और इसरो के भुवन जैसे संगणकीय मानचित्र प्रणाली में भी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। भुवन सिस्टम जो है यह भारत के द्वारा निर्मित किया गया सिस्टम है। भारत की संस्था, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित संस्था इसरो और इसरो के द्वारा निर्मित किया गया हुआ यह सिस्टम। स्थान निर्धारण भारतीय प्रणाली, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली तकनीकी में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता सिद्ध की है। इसके लिए भारत स्वयं के 7 उपग्रहों की व्यवस्था को उपयोग में लाने वाला है। इस प्रणाली के कारण दक्षिण एशिया के प्रदेशों और अधिकांश हिंद महासागर में स्थान निर्धारण अचूकता से करना संभव होगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन रेखाओं का क्या उपयोग होता है उसके बारे में भी हमने देखा, यानी रेखाओं का व्यवहारिक उपयोग क्या है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। मिलेंगे अगले वीडियो में।